नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम स्टडी पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग साइंस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करते चल रहे हैं। लास्ट के जो 2 सेशन थे वहां पर हम लोगों ने आपने देखा रहा होगा, वहां पर हम लोगों ने लाइट से, प्रकाश से संबंधित प्रश्नों को किया था। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग उष्मा से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग उष्मा से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करते चलेंगे ताकि आपके जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, वो सारी चीजें क्लियर होती चले। ठीक है, तो जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जल्दी से एक बार आप लोग लाइक कर दे, शेयर कर दे। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यहाँ पर पहले एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, आप वो भी देख लें, फिर सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये सरकारी रिजल्ट पर नोटिस है यूपी बीएड का। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे यूपी बीएड के संदर्भ में क्या किया गया। तो यूपी बीएड के संदर्भ में सरकारी रिजल्ट पर जो नोटिस जारी की गई उसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। ठीक है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है। ठीक है, 15 मार्च 2025 है। और यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट क्या है, तो यूपी बीएड के लिए जो एग्जाम डेट है वो अप्रैल 2025। 15 मार्च तक आपको क्या होगा, आपसे फॉर्म भराया जा रहा है। 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक 1 महीने तक आपसे क्या होगा, फॉर्म भरवाया जाएगा। और अगर हम लोग बात करें एग्जाम की तो एग्जाम आपको अप्रैल 2025 में देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैक्सिमम आपको क्या होगा, तो मैक्सिमम आपको 3 महीने का समय मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको मुश्किल से 2 महीने का ही वक्त मिल रहा है। 3 महीने तो मैंने आपको ज्यादा बता दिया था। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको क्या हो रहा है, मैक्सिमम आपको 2 मंथ्स का क्या हो रहा है, मौका मिल रहा है, 2 महीने का समय मिल रहा है। ठीक है, फरवरी चल ही रहा है, मार्च और अप्रैल में आपके पेपर होंगे, तो मैक्सिमम आप कह सकते हो आपके पास 2 महीने का समय है। तो समय बहुत कम है और आपको अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई बहन जो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे भाई बहन जो तैयारी नहीं कर पाए या जिन्होंने अभी तैयारी नहीं शुरू की है तो उनके लिए बहुत कम समय है। तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैंने एक शॉर्ट नोट्स जो है वो तैयार करवाया है। मैंने आप लोगों से बताया था कि एक शॉर्ट नोट्स जो है वो मैंने तैयार करवाया है ताकि आप लोग आखिरी समय में उसको पढ़ लें। और वो आप अगर आप पढ़ते हो, उसका एक बार रिवीजन आप करते हो ना, तो आपके बीएड के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। या तो चाहे आप बिहार से हो या आप यूपी से हो, किसी भी राज्य से आप यूपी बीएड की, आप किसी भी राज्य से आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, तो वो शॉर्ट नोट्स जो मैंने तैयार करवाया है वो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस उसका एक बार रिवीजन करना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। शॉर्ट नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं बस उन्हीं चीजों को मैंने उस शॉर्ट नोट्स में क्या किया है, शामिल करवाया है। ठीक है, तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि उस शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आपको क्या होगा, तो उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, पहले तो मैं सोच रहा था कि इसको चार्जेबल किया जाए, आप लोगों से कुछ चार्ज लिया जाए। ठीक है, आप लोगों से कुछ पैसे लिए जाए और उसके बदले में आपको वो पीडीएफ दी जाए। लेकिन अभी फिलहाल मैंने ये सोच लिया है कि आप लोगों को वो फ्री मैं दूंगा। उसका कारण क्या है, उसका सिर्फ एक कारण है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आप सभी मेरे भाई बहनों का बीएड में एडमिशन हो जाए, आप सभी को सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करो, आप लोगों को सरकारी कॉलेज मिल जाए, बस इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। तो आप लोगों के लिए वो जो पीडीएफ मैंने तैयार करवाई है, ठीक है, जो मैंने पीडीएफ तैयार करवाई है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहीं पर आपको उस पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको हिस्ट्री की अलग पीडीएफ बनवाई है, पॉलिटी की अलग पीडीएफ बनवाई है, ज्योग्राफी की अलग पीडीएफ बनवाई है, इकोनॉमिक्स की, साइंस की, सबकी मैंने अलग पीडीएफ बनवाई है। तो आप वहाँ पर देख सकते हो, मिसलेनियस सीरीज की अलग पीडीएफ बनवाई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। आपको उसको एक बार रिवाइज करना है, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लोगे, बहुत हेल्पफुल होने वाला है मेरे भाई आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो एक बार जरूर देख लेना और आपके जो बाकी जो भाई बहन है तो उनको भी बताइए ताकि वो भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सके और उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री रहने वाला है। उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अब समय बहुत कम है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आप सबका सरकारी कॉलेज हो जाए, सबको सरकारी कॉलेज मिल जाए, सबका बीएड में एडमिशन हो जाए, बस उद्देश्य इतना ही है।
ठीक है। तो चलिए, जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूं, तो कम से कम आप लोग भी मेरे लिए इतना कर सकते हो कि सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, कम से कम इतना कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आगे मैं आप लोगों को और बहुत सारे पीडीएफ और नोट्स जो है वो अवेलेबल कराने वाला हूं। आगे मैं टेट और सीटेट के भी नोट्स आप लोगों को अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए और इस प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ यह है कि वस्तु की क्या होगा। अगर हम लोग किसी वस्तु के ताप में वृद्धि करते हैं तो उस वस्तु की क्या होगा, उष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊष्मा बढ़ जाएगी, या फिर यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाएगी। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, बताइएगा फटाफट क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, इससे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों ने कौन से चैप्टर का किया था। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लाइट वाले चैप्टर से एमसीक्यूज किया था। लाइट वाले चैप्टर से, प्रकाश वाले चैप्टर से हम लोगों ने 2 सेशन किया था। आज के सेशन में हम लोग उष्मा से संबंधित प्रश्नों को करेंगे और इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज आगे बढ़ते चलेंगे, एक एक टॉपिक आपका क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण और हेल्पफुल होने वाला ही ये सेशन। आप लोगों को लाइक और शेयर कर दो। बताओ पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो किसी वस्तु के अगर हम लोग ताप में वृद्धि कर रहे हैं, किसी वस्तु को अगर हम लोग गर्म कर रहे हैं, उसके तापमान में वृद्धि कर रहे हैं, तो उसकी उष्मीय ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, पहले प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। बताओ, ये प्रश्न लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न बिहार वाले आपसे पूछा जाएगा। बताओ क्या होगा। तो एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। दूसरे प्रश्न का आंसर करिएगा, दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। आप लोगों के लिए इतना करता हूं, लेकिन आप लोगों में से मैक्सिमम लोग, मैं कह रहा हूं मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो शेयर नहीं करते, मैक्सिमम लोग हैं जो लाइक नहीं करते। बस देख लिया, फ्री में काम हो गया, बस चलो हो गया, है ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसा मत किया करो मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेरे लिए भी आप लोग कुछ थोड़ा बहुत करो। आप लोग भी लाइक और शेयर करो थोड़ा, तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूंगा। लेकिन आप लोग सिर्फ सपोर्ट चाहते हो कि बस आप लोगों की हेल्प हो, आप लोगों के लिए काम होता रहे, आप लोगों को बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती रहे, बस। ठीक है, खुद से आप लोग कुछ नहीं करना चाहते हो। बताओ दूसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग बात करेंगे दूसरे प्रश्न का, मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, क्या कर दोगे, तो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट कर दोगे। अच्छा देखो, इसका एक फार्मूला होता है, इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, तो देखो डिग्री सेल्सियस अपान क्या कर दोगे, डिग्री सेल्सियस अपान 5 इक्वल टू एफ माइनस 32 बाई 9। ठीक है, क्या होता है, बाई 9। तो ये इसका सूत्र होता है और इसी पे आपको रख देना। इस तरीके का जब भी आपसे प्रश्न बने तो आपको क्या करना है, तो आपको इसी फार्मूले का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है और इसी पे आपको क्या करना है, चीज़ों को रख देना है। मनुष्य का तापक्रम क्या है, तो मनुष्य का तापक्रम है 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है, तो 60 डिग्री सेल्सियस है, अपान आपको क्या करना है, 5 करना है, इक्वल टू एफ माइनस क्या है, माइनस 32 बाई 9। ठीक है, तो फार्मूला ये है, ये याद रखना, इसी पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, तो 5 बरहियम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 5 बरहियम 60 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 12 और फिर क्या कर दोगे, 12 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा, 12 नौयम 108 हो जाएगा, और इधर माइनस 32 है, इधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये 32 जो है इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो इस तरीके से होता है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, इसी पर आधारित ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे इस प्रश्न का, ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर 2 चीजें और बन जाती है। ठीक है, मनुष्य के तापक्रम से बात हुई है, तो एक प्रश्न आपका और बन जाता है कि मानव के शरीर का तापमान कितना होता है। मानव के शरीर का तापमान कितना होता है, आपसे प्रश्न पूछा गया है और ऑप्शन दिया गया था 98.4, 98.3, 98.6। तो इस तरीके से तो याद रखिएगा, मानव के शरीर का जो तापमान होता है वो 98.6 होता है। ये 6 याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन में
क्या किया गया था, प्रश्न आपसे पूछा गया था और आपको 98.3 दे दिया था, 98.4 दे दिया था, 98.6 दे दिया था और आपसे पूछ दिया था मानव शरीर के शरीर का तापमान कितना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 98 याद रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, तो 98 याद रखते हैं, आगे का ध्यान नहीं रखते हैं। तो याद रखना, मानव के जो शरीर का तापमान होता है वो क्या होता है, 98.6 डिग्री क्या हो जाता है, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, ठीक है। फ़ारेनहाइट हो जाता है। अगर सेल्सियस में यही हम लोग बात करें तो सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो आंसर करोगे 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं सूर्य की उष्मा का पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है, संनयन, ताप विनिमय, संवहन या फिर विकिरण। तीसरे प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। चलो तीसरे प्रश्न का आंसर करो, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। क्या आंसर करोगे, संनयन, ताप विनिमय, संवहन या फिर विकिरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी करोगे, ठीक है। क्या करोगे, ऑप्शन संख्या डी करोगे, विकिरण माध्यम से, ठीक है। कौन से माध्यम से, तो विकिरण माध्यम से। अच्छा, ऐसे अगर पूछा जाए कि जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आप आंसर क्या करोगे, तो आप कहोगे 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। कितना करोगे, तो आप आंसर करोगे लगभग 8 मिनट या फिर कहते हो 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। कितना, 8 मिनट या लगभग 8 मिनट या फिर 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे कहे कि जो चंद्रमा है, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अगर हम लोग बात करें चंद्रमा का प्रकाश, अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा से अगर हम लोग बात करें तो चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो आंसर याद रखना 1.3 सेकंड, ठीक है। कितना, 1.3 सेकंड, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज याद रखना है कि अगर हम लोग बात करें कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखाई पड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखाई पड़ता है, तो बताओ क्या कहोगे, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई पड़ता है। तो याद रखना, पृथ्वी से चंद्रमा का हमें 59% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है। कितना, तो 59% भाग ही क्या होता है, हिस्सा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये सारे प्रश्न जो बता रहा हूँ ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का या लगभग 8 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा का हमें लगभग कितने, तो 59% हिस्सा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अच्छा, सूर्य की जो बाहरी परत होती है, सूर्य की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य की जो बाहरी परत होती है, सूर्य की जो बाहरी परत होती है वो क्या होती है, तो वो किरीट या कोरोना कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, तो किरीट या कहोगे आप कोरोना कहलाती है, ठीक है। क्या, किरीट या कोरोना कहलाती है। और उसका तापमान कितना होता है, उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है यहाँ तक बात, जल्दी से एक बार बता दो सभी लोग, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है। चलिए, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का आंसर करना, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। चौथे प्रश्न का आंसर करना, तो धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, या फिर इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता। क्या हो जाएगा, तो ये तो सबको पता है कि जो भी बर्तन होते हैं या फिर जो कुछ होता है, ठीक है, जो धातु वाली चीजें होती हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें लकड़ी का हैंडल लगा होता है। और उसका कारण क्या होता है कि लकड़ी जो होती है वो क्या करती है, वो उष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। क्या होती है, लकड़ी जो है वो उष्मा की कुचालक होती है। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, सी आंसर करोगे। जैसे तावा होता है ना, जिस पर रोटी बनती है, तो तावे के हैंडल में आप देखोगे क्या होता है, लकड़ी लगा रहता है। कारण क्या होता है कि तावे को गैस पे रखोगे तो तावा गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी जो लगा है तो लकड़ी क्या होता है, कुचालक होता है, तो लकड़ी गर्म नहीं होगा, हैंडल गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो तावे को हम पकड़ करके रोटी सेकते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो लकड़ी जो होती है उसमें की कुचालक होती है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे, ठीक। चलो, बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, बताओ क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है, लकड़ी, चमड़ा, जल, पारा, क्या हो जाएगा बताइएगा।
तो कौन उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है? बताओ फटाफट से भी लोग आंसर करो। बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो, बाद में जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हो, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ईमानदारी पूर्वक सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल पर जो भाई मेरे भाई बहन पहली बार है तो वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको दिख रहा है तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहीं पर मैं क्या करूंगा, तो कल तक वहां पर मैं आप लोगों को जो मैंने बीएड के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करवाया है वो टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल करवा दूंगा। यूपी से हो, बिहार से हो या फिर किसी अन्य राज्य से हो, किसी भी राज्य से हो, आप बीएड डीएलएड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने तैयार करवाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसको आप लोग एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एकदम फ्री में अपलोड करवा रहा हूँ, आप लोगों को फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और बेहतर जो है प्रदर्शन करें, ठीक है। तो आप लोग एक बार जरूर देख लेना। उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे पारा, ठीक है। किसको, तो आप आंसर कर दोगे पारा को, ठीक है। अच्छा आप याद रखना, पारा एकमात्र ऐसी धातु है, अगर हम लोग बात करें, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या होती है, जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ठीक है। क्या होती है, द्रव अवस्था में मिलती है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या होती है, जो हमको लिक्विड फॉर्म में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। याद रखिएगा, एकमात्र ऐसी धातु है जो क्या होती है, जो द्रव अवस्था में प्राप्त होती है, ठीक। अच्छा साथ ही साथ कुछ और प्रश्न बन जाते हैं। एक प्रश्न धातु से ये भी बन जाता है कि कौन सी धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। कौन सी धातु है जिनको क्या कर सकते हैं, धातु जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती हैं, चाकू से काटी जा सकती हैं। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। बताओ क्या होगा, कौन कौन सी धातु है जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, चाकू से काटी जा सकती हैं। बताओ क्या होगा, कौन सी धातु है जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो आप आंसर करोगे किसको, सोडियम को, ठीक है। किसको, तो आप आंसर करोगे सोडियम को, ठीक है। अच्छा सोडियम अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो फिर सोडियम, सबसे पहले तो आप आंसर करोगे किसको, सोडियम को। सोडियम ना दिया हो तो किसको करोगे, तो पोटेशियम को, ठीक है। किसको, तो आप आंसर करोगे किसको, पोटेशियम को, ठीक है, पोटेशियम को। सोडियम ऑप्शन में नहीं है तो याद रखना पोटेशियम को। पोटेशियम के अलावा आप याद रखोगे किसको, सीसा को, ठीक है, सीसा को, और किसको, और लिथियम को। तो ये चारों ऑप्शन में ये चारों ध्यान रखना, ऑप्शन में जो भी होगा तो आप टिक कर देना। ऐसा नहीं कि खाली सोडियम याद रख करके बैठे रहो, ठीक है। तो कौन सी धातु है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो आप आंसर करोगे सोडियम, पोटेशियम, सीसा और लिथियम, ठीक है। और आपको मैक्सिमम चांस है कि सोडियम ही मिलेगा, क्योंकि सोडियम को लेकर के प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पारे की बात करें तो पारा एकमात्र धातु जो आपको क्या होती है, जो द्रव अवस्था में मिलती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पारे का उष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, डी आंसर कर दोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है, बताओ, छठवें प्रश्न का आंसर करना है। कौन उष्मा का मात्रक नहीं है, क्या हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस, कैलोरी, किलो कैलोरी या फिर जूल। इनमें से कौन उष्मा का मात्रक नहीं है, फटाफट बताओ जरा। चलो जल्दी से सारे लोग बताओ कौन उष्मा का मात्रक नहीं है, डिग्री सेल्सियस, कैलोरी, किलो कैलोरी या फिर जूल। क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर कर दोगे डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो है ये उष्मा का मात्रक नहीं है, किसका, तो ये ताप का हो जाएगा, ठीक है। ये किसका, तो ये ताप का हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस अगर हम लोग बात करें किसका, तो ये ताप का हो जाएगा, उष्मा का नहीं होगा। छठवें प्रश्न का क्या आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, ठीक। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा ज्ञात किया जाता है, मापा जाता है, बताइएगा। तो दूर की वस्तुओं जैसे कि सूर्य काफी दूरी पर है तो इसका ताप कैसे मापा जाएगा, बताइएगा। क्या आंसर करोगे, तो प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी से, या फिर ताप युग्म तापमापी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। सातवें प्रश्न का आप सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलो जल्दी से बताना। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने लाइट के 2 चैप्टर, प्रकाश जो है, लाइट वाला जो चैप्टर है प्रकाश जो है, उससे 2 सेशन हम लोग कर चुके हैं। तो उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा। आज का सेशन उष्मा से संबंधित है, उष्मा से जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सब हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है उसकी। और ये जो बीएड और डीएलएड को ध्यान में रख करके जो ये क्लास चलाई जा रही है, ये 8 बजे से चलती है, डेली 8 बजे से चलती है। और इसकी मैंने यूट्यूब पर एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दी, तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है। तो अगर आप लोग पहली बार हैं या फिर नए हैं या फिर पुरानी क्लासेस को नहीं देखा है
तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। बताओ क्या हो जाएगा, सातवें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या आंसर करोगे, तो बी आंसर करोगे, पूर्ण विकिरण उताप मापी से। इसी को और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग पायरोमीटर भी कह सकते हैं, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है पायरोमीटर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग पायरोमीटर भी कह सकते हैं, पूर्ण विकिरण उताप मापी से, या फिर इसी को हम लोग पायरोमीटर भी कह सकते हैं। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, मैक्सिमम टाइम, ये क्वेश्चन पूछा गया, बताइएगा क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। बताओ क्या हो जाएगा। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हम लोग बात करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, जब आपका मार्च का, ठीक है, मार्च जब शुरू होगा तो मार्च के बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्च के बाद अगर हम लोग बात करें तो मार्च के बाद हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग इस तरीके से टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। मार्च के बाद से हम लोग क्या करेंगे, या फिर मार्च से अगर हम लोग बात करें तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं वहां से जो क्वेश्चन पूछे गए उन सब को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से रिवाइज करेंगे, ताकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देख लो कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, और वहां से जो संभावित प्रश्न है उन सब को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पूरी तरीके से तैयारी होगी आपकी जीके जीएस वाली। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस ही है, और इसीलिए मैं सबसे ज्यादा फोकस जीके जीएस पर कर रहा हूँ। कारण क्या है कि देखो जीके जीएस जो है ये आर्ट्स ग्रुप वालों की अगर बात करूं तो आर्ट्स ग्रुप वालों के लिए फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही जगहों पर आपको जीके जीएस पढ़ना है, दोनों ही पेपर में आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें साइंस ग्रुप वाले, तो साइंस ग्रुप वालों के लिए फर्स्ट पेपर में जीके जीएस हेल्पफुल है, ठीक है। और अगर अगर आपको बीएड एंट्रेंस निकालना, देखो हिंदी तो सब लोग तैयार कर लेते ना, हिंदी बहुत ज्यादा मुश्किल है, हिंदी तो सब लोग तैयार कर लेते, ठीक है, हिंदी सब लोग तैयार कर लेते हैं। इसके बाद आपका रीजनिंग है और जीके जीएस है, ठीक है। इसके बाद आपका रीजनिंग है और जीके जीएस है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो मुश्किल है, या फिर जो कहें जो सबसे ज्यादा नंबर उठाता है, नंबर गेन करता है, या फिर जो आपकी मेरिट बनाता है, वो जीके जीएस ही बनाता है। तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। हिंदी तो सब लोग कर लेते हैं, ठीक है, रीजनिंग भी हो जाता है, जीके जीएस सबके लिए मुश्किल होता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा मैं जो फोकस कर रहा हूँ वो जीके जीएस पर ही कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेक्शन आपका यहीं से होगा, कॉलेज आपके सरकारी कॉलेज आपको यहीं से मिलेगा, मेरिट में आप यहीं से आओगे, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों ही जगहों पर यहीं से प्रश्न बनेगा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, सबसे अच्छा सुचालक पूछ रहा, बताओ क्या हो जाएगा। तो कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, आसुत जल है, ठंडा पानी है, गर्म पानी है, समुद्र का पानी है। बताओ, 9वें प्रश्न का आंसर करना, 9वें प्रश्न का आंसर करना है। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, फटाफट सभी लोग, सभी मेरे भाई बहन बताओ फटाफट, चलो जल्दी से 9वें प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलो जल्दी से सारे मेरे भाई बहन आंसर करना, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करना है आप सभी मेरे भाई बहन को, चलो जल्दी से बताओ, चलो फटाफट। और एक बार जो लोग बाद में जुड़े हो ना, एक बार जो लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग अपने अपने स्तर पर एक बार चीजों को शेयर कर दीजिए, मैं भी एक बार आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, मैं भी एक बार अपने स्तर पर चीजों को शेयर कर देता हूँ। बताओ क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कौन उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, तो क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे समुद्र का पानी, ठीक है। किसको, समुद्र के जल को, ठीक है, किसको, तो समुद्र के जल को कर दोगे सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे, ठीक। आगे बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ। ताप का एसआई मात्रक क्या है, बताओ, ताप का एसआई मात्रक क्या है, बताओ। तो केल्विन होगा, सेल्सियस होगा, सेंटीग्रेड होगा, या फिर फ़ारेनहाइट होगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, क्या आंसर करोगे, तो केल्विन, सेल्सियस, सेंटीग्रेड, या फिर फ़ारेनहाइट। क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर कर दोगे आप केल्विन को, ठीक है। किसको, केल्विन को आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे किसको, केल्विन को कर दोगे, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, बताओ किसको पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर से क्या करेंगे, तो जो दूर की वस्तुएं हैं उनका उनका तापमान मापा जाता है। जैसे सूर्य की बात करें, जैसे सूर्य का अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के ताप का मापन किससे करेंगे, तो सूर्य के ताप का मापन जो है, सूर्य के ताप का जो मापन है वो किससे करेंगे, पायरोमीटर से करते हैं। जो दूर की चीजें हैं
उनके ताप का मापन पायरोमीटर से करते हैं। और पायरोमीटर के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो पायरोमीटर किसको करेंगे, तो क्या आंसर करोगे, तो आप आंसर करोगे विकिरण तापमापी को। ठीक है, किसको, तो आप आंसर करोगे ऑप्शन संख्या बी, विकिरण तापमापी को। ठीक है, विकिरण तापमापी, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों, प्रश्न पूछा गया प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बताइएगा। लोलक घड़ियां जो होती हैं वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों, कारण क्या है, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। क्या आंसर कर दीजिएगा, तो करेक्ट आंसर करोगे ऑप्शन संख्या आप सी को। ठीक है, किसको, ऑप्शन संख्या सी को। देखो लोलक घड़ियां जो होती है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है। कारण यह है कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो लोलक होती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, और जब लंबाई बढ़ जाएगी तो जो इकाई दोलन है उसमें, जो इकाई दोलन को पूरा करने में क्या होता है, समय भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, घड़ियां सुस्त हो जाती हैं, समय ज्यादा लेती हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर करोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो विकिरण कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है, चालन कहलाता है, या संवहन कहलाता है। 13वें प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन को आंसर करना, बताओ क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी, संवहन। ठीक है, क्या आंसर करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे, संवहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। अगर हम लोग बर्फ पर क्या करते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है या फिर जो उसका हिमांक है वो क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर शून्य हो जाएगा। बताइएगा क्या जाएगा, तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है क्या होगा। 14वें प्रश्न का सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर करोगे, घट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपसे प्रश्न बनता है कि बर्फ के जो बर्फ होती है उस बर्फ के गलनांक को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बर्फ के गलनांक या हिमांक को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्फ में नमक मिलाते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, तो बर्फ में नमक मिलाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, नमक मिलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बर्फ में नमक मिलाने से जो उसका गलनांक है या जो उसका हिमांक है वो क्या होता है, वो घट जाता है, बर्फ धीरे धीरे गलती है, याद रखिएगा। ठीक है, बर्फ के गलनांक या हिमांक को कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें नमक मिला देते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, उसका कारण क्या। आपने देखा होगा, रेलवे पटरियों को देखा होगा, तो रेलवे पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। वो गैप क्यों छोड़ दिया जाता है, ये कारण आपसे पूछ रहा है। आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंड होने पर सिकुड़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा, तो दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है, उसका कारण ये है कि गर्मियों के दिन में क्या होता है, गर्मियों के दिन में अगर हम लोग बात करेंगे तो जो धातु है वो क्या होती है, वो गर्म होकर क्या होती है, फैलती है, तथा रात में ठंड में तापमान कम होने पर क्या होती है, सिकुड़ती है। ये थोड़ी सी जगह छोड़ दिया थी ताकि जब गर्म होगी तो पटरियां थोड़ी सी फैलेंगी तो थोड़ी सी जगह रहे। ठीक है, अगर इस तरीके से हम पटरियों को सटा देंगे तो क्या होगा, तो गर्म होने पर उनके उनकी जो है जगह नहीं रहेगी फैलने की, और इससे क्या हो जाएगी, पटरियां टूट जाएंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, बताइएगा। तो ऊष्मा का अच्छा चालक कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। निम्नलिखित द्रवों में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, पानी, एथर, बेंजीन, या फिर पारा। क्या आंसर करोगे, 16वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर आप करोगे ऑप्शन संख्या डी, पारा। ठीक है, क्या करोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे, पारा। और पारा के संदर्भ में आप याद रखोगे, एक ऐसी धातु जो क्या होती है, जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या होती है, जो लिक्विड फॉर्म में होती है, ऑप्शन संख्या डी आंसर करेंगे। ठीक, द्रवों तथा गैसों में उत्पन्न ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है, संवहन, चालन,
विकर्ण इनमें से कोई नहीं। देखो उन्हीं सारे प्रश्नों को करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं, देखो उष्मा वाले चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन आमा घासा सारे प्रश्नों को मुझे नहीं कराना। ऐसे प्रश्नों को कराना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर जो पूछे गए हैं, या फिर जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है, सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को करना है। तो कम प्रश्न है, लेकिन जो भी प्रश्न है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो द्रवों तथा गैसों में अगर हम लोग उष्मा के स्थानांतरण की बात करेंगे तो ये किस विधि के द्वारा होती है, तो आंसर आप क्या कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे संवहन। क्या आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, संवहन आंसर करोगे, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। बताइएगा, तो अगर हम लोग सेल्सियस की बात करेंगे तो सेल्सियस में आपसे पूछा जा रहा है सेल्सियस तापक्रम में जल का क्वथनांक कितना होगा और हिमांक कितना होगा। बताओ, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 0 डिग्री और 100 डिग्री। तो अगर देखो अगर क्वथनांक की बात करेगा तो क्वथनांक तो 0 डिग्री पर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 0 डिग्री पर तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें 212 डिग्री, 212 डिग्री, 32 डिग्री, तो देखो 32 डिग्री पर हिमांक ये तो हो ही नहीं सकता। 32 डिग्री पर हिमांक हो पाएगा क्या? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 212 डिग्री सेल्सियस पर हिमांक, इतनी पर हिमांक होगा क्या? हो ही नहीं सकता। क्या आंसर करोगे? ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल का क्वथनांक, और 0 डिग्री पर आपको पता है क्या होता है कि पानी जो है जम जाता है, बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री पर हिमांक, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? बताओ, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। बताओ, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? प्रकाशीय किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, या फिर कॉस्मिक किरण? चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? प्रकाशीय किरण, पराबैंगनी किरण, अवरक्त किरण, या फिर कॉस्मिक किरण? बताओ क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, अवरक्त किरण कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अवरक्त किरण। ठीक, चलो आगे बढ़िएगा। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। प्रश्न लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब कराऊंगा तो वहां पर आपको देखना, आपको दिखाऊंगा कि ये प्रश्न पूछा गया प्रीवियस ईयर। बताइएगा, तो परम अगर हम लोग बात करेंगे ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। बताओ क्या होगा परम शून्य ताप, क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 32 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताओ क्या आंसर करोगे। करेक्ट आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर देंगे, 200 -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्लियर है, चलो बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों होते हैं बताइएगा। तो काले कपड़ों के मुकाबले अगर हम लोग बात करेंगे तो श्वेत वस्त्र, अभी देखो गर्मियां शुरू हो रही है, अब धीरे धीरे देखो क्या हो रही है, ठंडी खत्म हो रही है और गर्मियां शुरू हो रही है। तो गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, गर्मियों में हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, जब बाहर निकलते हैं भयंकर वाली गर्मी पड़ती है तो हम लोग सफेद कपड़े ही पहनते, काले कपड़े नहीं पहनते। ठीक है, किसी दिन गलती से काले कपड़े पहन के निकल जाओ ना तो अंदर ऐसे लगता है कि ज्वालामुखी फूट रहा है ना, पता नहीं कब जल के राख हो जाए, इतनी भयंकर अंदर से गर्मी होती है ना, एकदम पसीना पसीना हुआ रहता है। ठीक है, तो काले वस्त्र हम लोग कम पहनते हैं, श्वेत वस्त्र ज्यादा पहनते हैं, क्योंकि श्वेत वस्त्र क्या होते हैं, शीतल होते हैं। तो कारण क्या होता है, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदक नहीं होने देते हैं, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं, या फिर अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाशों को अवशोषित कर लेते हैं। मेरे भाई, अगर अवशोषित कर लेंगे तब तो और ज्यादा गर्मी होगी, अगर सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे तब तो और ज्यादा गर्मी होगी। क्या होता है, शीतल इसलिए होते हैं क्योंकि वो परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे। क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक, चलो द्रव से वाष्प पे, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं बताइएगा। तो कोई भी अगर हम लोग बात करें, कोई भी द्रव फॉर्म में है, ठीक है, कोई भी पदार्थ द्रव फॉर्म में है और द्रव से क्या हो रहा है, द्रव से वो वाष्प बन जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वाष्प बन जा रहा है। तो ये जो द्रव से वाष्प बनने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहेंगे, ये आप लोगों को बताना है। बताइएगा क्या हो जाएगा। तो द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो गलन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, क्वथनक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। भाई इसमें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पन। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वाष्पन हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ठीक, चलिए आगे बढ़िएगा।
ठोस कपूर से प्रश्न पूछा गया, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएगा। तो जो ठोस कपूर होता है, तो कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप देखोगे आपके घर में कपूर वपूर होता है तो उसको क्या होता है, उसको एकदम जो है कागज में या किसी चीज में डिब्बे में एकदम पैक करके रखा जाता है, ठीक है। खुले में रखोगे तो क्या हो जाएगा, तो वो वाष्प बन करके खत्म हो जाएगा। तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं? हिमीकरण कहते हैं, पिघलना कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, या फिर वाष्पीकरण कहते हैं। क्या आंसर करिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर बताओ। इतना मतलब कहने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद भी जितने लोग देख रहे हो उतने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मतलब तुम लोगों से कहना ही बेकार है ना भाई? तुम लोगों से कहना ही बेकार है कि सेशन को लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, कोई मतलब नहीं है। चलो बताओ क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कर दोगे ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या, क्या हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या, बताइएगा। तो ये प्रश्न मैं पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ और ये प्रश्न पूछा भी गया है। ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। बताइएगा रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो गलनांक को घटाना होता है, तापमान को कम करना होता है, हिमालयन ताप को बढ़ाना होता है, या फिर एक समान ताप बनाए रखना तथा गलनांक घटाना। तो क्या हो जाएगा प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है। क्या आंसर कर दोगे, करेक्ट आंसर करोगे ऑप्शन संख्या डी, एक समान ताप को बनाए रखना तथा गलनांक को क्या करना, घटाना। आप देखोगे आपके रेफ्रिजरेटर में, आप देखोगे कॉर्नर की तरफ एक बटन होता है, उसमें टेम्परेचर सेट करने वाला होता है। उसमें आप जो टेम्परेचर सेट कर देते हो, जैसे मान लो उसमें आपने टेम्परेचर सेट कर दिया कितना, आपने टेम्परेचर सेट कर दिया 10 डिग्री, ठीक है, कितना, तो आपने टेम्परेचर सेट कर दिया कितना, 10 डिग्री। तो अब वो क्या करेगा, अब वो जो फ्रिज का जो तापमान है वो 10 डिग्री पर ही क्या करेगा, बनाए रखेगा। ठीक है, क्या होगा, तो वो फ्रिज के जो टेम्परेचर है उसको 10 डिग्री पर क्या करेगा, फिक्स रखेगा, उस पर बनाए रखेगा। ठीक है, तो ये होता है काम किसका, थर्मोस्टेट का। ठीक है, याद रखिएगा। कई बार क्या होता है, कई बार तो ऐसा होता है कि जो ये टेम्परेचर होता है इसको हम लोग बहुत कम सेट कर देते हैं। तो बहुत कम सेट कर देते हैं तो क्या होता है कि जो हम फ्रिज में जो बर्फ या फिर पानी वानी या जो कुछ रखे रहते हैं, या फिर कुछ कुछ चीजें जैसे हरी मटर वटर हम लोग क्या करते हैं, जहां पर आइस क्यूब होती है उस वाले हिस्से में डाल देते हैं। तो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंड के कारण क्या होती है, मटर जम जाती है। अब वो मटर ऐसा जम जाती है कि निकलती ही नहीं। तो फिर अब हम लोग क्या करें, तब उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, या फिर फ्रिज के तार को निकाल देते हैं कि भाई फ्रिज अब थोड़ी देर तुम गर्म होगी तो क्या होगी, तो वो मटर जो है वो नॉर्मल होगी तब निकलेगी, है ना। तो क्या होता है, तो ये तापमान को बनाए रखता है, जो तापमान आपने फिक्स किया उस पर क्या होगा, तापमान को बनाए रखेगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से किसकी उष्माधारिता अधिक होती है, बताओ। 25वें प्रश्न का आंसर करो, क्या हो जाएगा, किसकी उष्माधारिता अधिक होती है, जल की, स्वर्ण के टुकड़े की, बेंजीन की, या फिर लोहे के टुकड़े की। किसकी उष्माधारिता अधिक होती, बताओ। इस प्रश्न का आंसर करो, 25वें प्रश्न का आंसर करो, किसकी उष्माधारिता अधिक होती। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जल की। ठीक है, किसकी, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, जल की। ठीक, अगले और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू होता है तभी होता है जब, बताएगा। तो न्यूटन का शीतलन जो नियम है, न्यूटन का जो ये शीतलन नियम है ये तभी लागू होता है जब क्या होता है, जब ताप में बहुत ज्यादा अंतर हो, ताप में बहुत अंतर जो है बहुत ज्यादा ना हो, ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है इनमें से कोई नहीं। न्यूटन का जो शीतलन नियम है वो लागू कब होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या आंसर करोगे, ताप में अंतर बहुत ज्यादा हो, ताप में अंतर बहुत ज्यादा ना हो, ताप के अंतर पर निर्भर नहीं करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, बताइएगा क्या हो जाएगा। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब तापमान में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, बी आंसर करोगे। न्यूटन का शीतलन नियम तब लागू होता है जब ताप में बहुत ज्यादा अंतर ना हो। ऑप्शन संख्या क्या करोगे, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। सेशन पसंद आया हो तो सेशन में लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। आप लोगों के लिए मैंने बीएड के लिए, डीएलएड के लिए जो शॉर्ट नोट्स बनवाया है, जो प्रिंटेड करवाया है, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि एक बार पेपर देने जाने से पहले आप लोग एक बार इस शॉर्ट नोट्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप किसी भी राज्य से बीएड की तैयारी कर रहे हो और ये आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल फ्री अवेलेबल करा रहा हूँ। उसका सिर्फ एक मात्र उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और मैं चाहता हूँ मेरे सभी भाई बहनों का बीएड में एडमिशन हो जाए, सबको सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो ये बस इतनी सी गुजारिश है।
और सेशन अगर पसंद आ गया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आप लोग सेशन को लाइक और शेयर करोगे तभी मैं आप लोगों के लिए आगे भी इसी तरीके के सेशंस लाता रहूंगा। तो उम्मीद है सारी चीजें ठीक होंगी, पसंद आई होंगी। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे अच्छे वाले भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। समय ज्यादा नहीं है तो बेहतर तरीके से पढ़ाई करनी है और पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर करना है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि।